तो कल तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, कौन से सूत्र पढ़े? गुरोश्च हलाशिद्भिदादिभ्यों चिंति पूजी कथि कुंभी चर्चश्च सर्गे। आतश्चोपसर्गे के उदाहरण क्या हैं? प्रदा, प्रधा, अंतर्धा। तो तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है। आज सूत्र है न्यास श्रंथो युच। न्यास श्रंथ पंचमी का एक वचन, युच प्रथमा का एक वचन। निश्च आसश्च श्रंथ च इति न्यास श्रंथ तस्मात् न्यास श्रंथः। ठीक है, तो निश्च आसश्च श्रंथ च कौन सा समास हुआ? ये समाहार द्वंद्व समास होगा। अनुवृत्ति इसमें धातु प्रत्यय परश्च है ही, उसके अतिरिक्त अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे च और स्त्रियाम का अधिकार चल रहा है। स्त्रियाम के अधिकार में सभी प्रत्यय हो रहे हैं। अर्थ करेंगे सूत्र का। न्यंतेभ्य धातुभ्य आस उपवेशने श्रंथ इत्येतेभ्य धातुभ्य स्त्रियाम युज प्रत्यय परश्च भवति अकर्तरि च कारके संज्ञायाम भावे च। न्यंतेभ्य धातुभ्य, न्यंत धातुओं से तथा आस और श्रंथ इन दो धातुओं से युज प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग में। वही अकर्तरि च कारके संज्ञायाम यानी कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान हो तो अथवा भाव में ये प्रत्यय होते हैं। उदाहरण बनेगा, न्यंत धातुओं से है कारणा हारणा, आस से है आसना और श्रंथ से है श्रंथना। तो न्यंत धातुओं से निच हेतुमतीचा से निच आता है, तो क्री धातु से पहले निच ला करके कारी बनाएंगे, फिर कारी से युज करेंगे, यू के स्थान पे अन आदेश हो जाएगा, कारी अन। अनंतर सार्वधातु कार्य धातु से गुण करके कारे अन अयादेश होगा। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सूत्र लग जाएगा अनेर निटी। अनिडादि अर्धातु के परिवर्ते नि का लोप हो जाएगा। तो जो लुट प्रत्यय है वो अनिडादि अर्धातुक है। अनिडादि मतलब जिसमें इटागम नहीं हो सकता। तो जो वलादी होगा उसी में तो इटागम होगा, जो वलादी नहीं उसमें इटागम भी नहीं होगा। तो अनिडादि होने के कारण से इसके निच का क्या हो गया? लोप हो गया। तो क्या रह गया? कार अन मिल गया, कारण बन गया। उस वक्त अजाति तष्टाप से टाप कर लेंगे तो कारणा हारणा। इसी प्रकार से और फिर वो लगी जाएगा अटको पांग नम्य वायपी, चणत्व होना ही है। आस धातु से क्या बनेगा? आस अन आसन आसना। श्रंथ का तात्पर्य हो जाएगा श्रंथना। तो कारणा का अर्थ क्या हो जाएगा? करवाना। निजंत से हो रहा है ना, ये टेक लगा के क्यों बैठे हो? आगे चलो। तो कारणा का अर्थ क्या हो जाएगा? करवाना। हारणा का अर्थ क्या हो जाएगा? हराना। और आसना बैठना। श्रंथना श्रथि शैथिल्य धातु है यानी ढीलापन, जो श्रंथना का अर्थ हो जाएगा ढीलापन। रोगाख्यायाम णुवुल बहुलम। रोगाख्यायाम सप्तमी का एक वचन, णुवुल प्रथमा का एक वचन, बहुलम प्रथमा का एक वचन। रोगस्य आख्या रोगाख्या तस्याम रोगाख्यायाम। अनुवृत्तियां वही हैं, स्त्रियाम कर्तरि च कारके संज्ञायाम भावे च। ठीक है, अर्थ होगा रोगाख्यायाम है तो रोग की आख्या अर्थात रोग विशेषस्य है ना। तो रोग विशेषस्य संज्ञायाम, संज्ञा तो पहले से आ ही रहा है, तो किसी मतलब रोग विशेष को कहा जा रहा हो तो अर्थ पहले कर लीजिए पूरा। अर्थ होगा सूत्र का रोगाख्यायाम अर्थात रोग विशेषस्य संज्ञायाम धातोः बहुलम णुवुल प्रत्यय परश्च भवति। कहते हैं यदि हाँ अगर स्त्रियाम तो है ही, स्त्रियाम है ना, स्त्रीलिंग में ही होगा। तो कहते हैं कि रोग विशेष की आख्या गम्यमान हो रही हो तो वो संज्ञा ही हो गई, और यदि संज्ञा है तो निश्चित है कि कर्तरि चकार के संज्ञायाम। तो रोग विशेष की संज्ञा गम्यमान हो रही हो तो धातु से णुवुल प्रत्यय होता है, और वो भी बहुल करके। तो जब रोग विशेष की आख्या होगी तो प्रत्यय होगा, नहीं होगी तो प्रत्यय नहीं होगा। तो ये वही तिन इत्यादि का अपवाद चल रहा है ये सारे। उदाहरण बनेंगे प्रच्छर्दिका, प्रवाहिका, विचर्चिका
और कहीं रोग विशेष की आख्या होने पर भी णवुच प्रत्यय नहीं होगा, णवुल प्रत्यय नहीं होगा, जैसे शिरोर्ति ही। तो प्रच्छर्दिका संज्ञा है वमन, उल्टी होती ना वोमिटिंग जिसको बोलते हैं, तो प्रच्छर्दिका मतलब वमन। प्रवाहिका मतलब पेचिश, है ना। पेचिश एक प्रकार से जो लूज मोशन दस्त जो होते हैं उसी का ही एक विकृत रूप हो जाता है जिसको पेचिश बोलते हैं। और विचर्चिका मैंने होता है दाद हो जाता है ना, कभी कभी एक ही स्थान पर बहुत ज़्यादा खुजली होती है, वो है। और शिरोर्ति मतलब होता है सिर दर्द। ठीक है, तो अब इन सब में क्या है, प्रच्छर्दिका, प्रवाहिका, विचर्चिका, तो मैंने आपको बता दिया कि ये रोग विशेषों की क्या है, ये संज्ञाएं हैं। और रोग विशेष की संज्ञा गम्यमान होने पर धातु से यहाँ पर क्या हो गया, णवुल प्रत्यय हो रहा है। तो धातु क्या है इसमें, प्रपूर्वक छर्द वमने, क्या है धातु, छर्द वमने, इसलिए प्रच्छर्दिका का अर्थ क्या आ गया, वमन। अब उसमें हम क्या करेंगे, चुरादी गण की धातु है। किस गण की धातु है ये, चुरादी गण की धातु है। तो चुरादी गण की धातु होने के कारण से हम पहले इसमें सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक लोमत्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच, इस सूत्र से हम पहले निच कर लेंगे। जब निच करेंगे तो क्या स्थिति हो जाएगी, प्रच्छर्दी नहीं, छर्द आगे निच को मिला लिया हमने, तो प्रच्छर्दी आगे णवुल प्रत्यय करिए। णवुल के स्थान पे णकित संज्ञा लकित संज्ञा, वो के स्थान पे अक आदेश हो जाएगा, तो प्रच्छर्द अक। और निच है ही पुनः णेर निटी से नि का लोप अनिडादी धातु के परे रहते। ठीक है, तो जो चुरादी निच होता है वो स्वार्थ में होता है, इसलिए यहाँ पर वो वाला अर्थ नहीं आएगा जो प्रयुष अर्थ होता है करवाना, ऐसा अर्थ नहीं है। चुरादी गण की धातु है इसलिए निच तो आना ही आना है, और जब निच आएगा तो अनिडादी धातु क्या, तो उसका लोप हो जाएगा वहाँ पर। तो प्रच्छर्द आगे अक हो गया, और छेच से तुक आगम कर लेंगे तो प्रच्छर्दक बन गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर टाप प्रत्यय करेंगे अजाद्य तष्टाप से, स्त्रीलिंग होने के कारण से, तो प्रच्छर्द क आगे टाप। फिर आपने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपः, आ चुका नहीं सूत्र, कि प्रत्यय में स्थित जो ककार उससे पूर्व जो अकार उसको इकार आदेश हो जाता है आपके परे रहते। तो टाप का आप परे है, यहाँ पर प्रत्यय में स्थित ककार है वो, णवुल प्रत्यय का ककार है, उससे पूर्व जो अकार उसको ई हो गया, क्या बन गया, प्रच्छर्दिक आ, उस बाद फिर अकार स्वर्ण दीर्घ लग करके प्रच्छर्दिका। इसी प्रकार विपूर्वक चर्च अध्ययन धातु से चुरादी निच करेंगे और बिल्कुल उसी प्रकार से सिद्धि हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, विचर्चिका। प्रवाहिका में वह प्रापणे धातु है, प्रपूर्वक वह प्रापणे धातु, और उससे यहाँ पर निच करेंगे। यहाँ पर तो हेतु मत निच हो जाएगा, नहीं यहाँ पर निच नहीं करेंगे, इसमें निच से नहीं होगा। प्रवह णवुल नित होने से वृद्धि हो जाएगी, प्रवाह अक प्रवाहक प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपः से इत्व होकर के क्या बन जाएगा, प्रवाहिका। यदि हम निच नहीं करेंगे तो भी हो सकता है, और निच करेंगे तो ये अंतर रहेगा कि यहाँ पर हेतु मति जैसे निच होगा। निच करके भी बना सकते हैं, प्रवाहिका का अर्थ आप निच करके भी बना सकते हैं, निच करेंगे तो भी अनेरनिटी से ही लोप होगा, सिद्धि की सारी प्रक्रिया उसी प्रकार से रहेगी, किंतु यहाँ पर हेतुमति जैसे निच होगा और दो धातुओं में चुरादी निच होगा। अब आ जाइए शिरोर्ति ही। शिरोर्ति में णवुच प्रत्यय नहीं हुआ, क्या प्रत्यय हुआ, तीन प्रत्यय रहा। तो यहाँ पर धातु है अर्धरोगे, तो अर्ध धातु से तीन प्रत्यय कर लिया स्त्रीयांग तीन से, अर्ध आगे ती, वलाद्य धातु के इटागम की प्राप्ति होगी, किंतु ती तू त्र थ सी सु सर कसे शुच, इस सूत्र से क्या हो गया, ती के परे रहते इटागम का निषेध हो गया। जब इटागम नहीं हुआ तो फिर अर्ध ती खरीचा से दकार को तकार कर दीजिए, अर्ति बन गया, अर्ति बन गया।
शिरसः अर्ति, अर्ति मतलब क्या हो गया, दर्द, अर्ति मतलब क्या हो गया, दर्द, पीड़ा। और फिर शिरसः अर्ति शिरोर्ति, कैसे संधि होगी, शिरस अर्ति, स को रू करेंगे, रू को ऊ करेंगे और फिर ऊ को गुण कर लेंगे, शिरो अर्ति, फिर एंगी पर रूपम से पररूप एकादेश करके बना लेंगे शिरोर्ति ही, एंगी पर रूपम से नहीं होगा, वो है ना सूत्र, एंगा पदांता दति, यहाँ पर पदांत है, इससे एंगा पदांता दति से हो जाएगा, तो हो जाएगा शिरोर्ति ही। आगे समझ में। तो इस प्रकार से विशेष रोग की आख्या गम्यमान होने पर, ये सभी कोई ना कोई विशेष प्रकार के रोग हैं ये, तो उनकी आख्या गम्यमान है। तो बहुल करके प्रत्यय हुआ, तो 3 उदाहरण में आपके णुवुल प्रत्यय हो रहे हैं और एक में नहीं हो रहा है, तो शिरोर्ति बन गया। संज्ञायाम, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन, अनुवृत्तियां हैं णुवुल, स्त्रियाम, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, भावे इत्यादि। णुवुल की अनुवृत्ति जाती है 3 3 110, यानी 110 नंबर के सूत्र तक, अगले सूत्र तक जाएगी। अर्थ करेंगे सूत्र का, संज्ञायाम विषये धातोः णुवुल प्रत्ययः परश्च भवति स्त्रियाम अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे च। संज्ञा गम्यमान हो तो भी, अब वो संज्ञा किसी भी चीज़ की हो सकती है ना, किसी खेल की भी हो सकती है, किसी क्रिया की भी हो सकती है, तो किसी की भी संज्ञा गम्यमान है तो धातु से णुवुल प्रत्यय होगा, स्त्रीलिंग में, कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर अथवा भाव में। उदाहरण बनाएंगे हम लोग, उद्दालक पुष्प भंजिका, उदाहरण तो आपका केवल भंजिका है, किंतु वाक्य पूरा से ही संज्ञा गम्यमान हो पाएगी। तो उद्दालक पुष्प भंजिका बन गया। वारण पुष्प प्रचायिका, वारण पुष्प प्रचायिका, अभ्यूष खादिका, आचोष खादिका, शाल भंजिका, ताल भंजिका। तो ये सब क्रीड़ा विशेष की संज्ञाएं हैं, बता है ना। तो ये सब पहले इस प्रकार के मतलब खेल होते थे, किसी चीज़ के फूल को तोड़ना है, किसी चीज़ को चूस करके फेंकना है, तो इस प्रकार से अब आम ही रख लिया, अब मतलब खेल है, खेल मतलब मनोरंजन है, तो अब आम को चूस चूस करके उसी में ही कंपटीशन हो गया, तो यही एक प्रकार का खेल हो गया है। इसी प्रकार से किसी पुष्प को लिया है, उसी को कर दिया, तो इसी प्रकार से मतलब क्रीड़ा का अर्थ यहाँ पर मनोरंजन है, ये नहीं कि क्रिकेट खेलना या बैडमिंटन खेलना, तो उसी तरह के खेल को ही केवल खेल कह सकते हैं। क्रीड़ा मतलब मनोरंजन, वो मनोरंजन हम किसी भी रूप में कर सकते हैं, ठीक है ना। गेम बोलते हैं ना, खेल को भी गेम बोलते हैं, उसको भी गेम बोलते हैं, इस रूप में देखा जाए तो ये उसी रूप में है यहाँ पर। तो उद्दालक, ठीक है, और इसी प्रकार से ताल भंजिका, शाल भंजिका, तो ये सब वृक्ष विशेषों की संज्ञाएं हैं। तो उद्दालक पुष्प, पुष्प का तात्पर्य क्या हो गया, वही पुष्पस्य है ना, पुष्पाणाम भंजिका इति पुष्प भंजिका है, किस चीज़ के फूल, उद्दालक फूल, ठीक है ना। तो उद्दालक पुष्पाणाम भंजिका इति उद्दालक पुष्प भंजिका, वही नित्यम क्रीड़ा जीविकयोः में ये सारे उदाहरण आ चुके हैं आपके, है ना। तो उस प्रकार की जो क्रीड़ा, तो सिद्धि में क्या है, भंज धातु है, उससे संज्ञा गम्यमान हो रही है, संज्ञा गम्यमान होने के कारण से यहाँ पर णुवुल प्रत्यय होगा। णुवुल का क्या शेष बचेगा, वो को अक हो गया और शेष टाप और इत्व इत्यादि होकर के बन जाएगा उद्दालक पुष्प भंजिका। वारण पुष्प प्रचायिका, वारण पुष्पों को चुनने की जो क्रीड़ा है, उसी में ही कंपटीशन है, उसी में प्रतियोगिता होगी कि कौन कितना ज़्यादा चुन सकता है, तो फूलों को चुनने की जो क्रीड़ा हो गई, तो वारण पुष्प प्रचायिका है। अभ्यूष खादिका है ना, अभ्यूष माने क्या होता है पता है, बहुत प्रसिद्ध शब्द है ना। लिट्टी सुना आप लोगों ने, लिट्टी बाटी, जिसको बाटी बोलते हैं, लिट्टी बोलते हैं, तो उसकी संस्कृत है अभ्यूष। उषदा है, उष में क्या है धातु, उषदा है,
और लिट्टी को चारों ओर से पका पका करके उसको तैयार करते हैं, ठीक है ना। और वही जब याग वगैरह होते हैं तो वही पुरोडाश होता है आपका। पुरोडाश जो पकता है यागों में, है ना, वो लिट्टी की तरह ही तो है, उसको पकाते हैं और फिर उसी तरह से पहले उसको गर्म करते हैं, उसके ऊपर फिर अंगारे रखते हैं, उसके ऊपर फिर उसको रखते हैं, फिर उसको फिर ढकते हैं, सारा उसमें बताया गया है। तो पर पुरोडाश पकाने की जो प्रक्रिया है वो एक विद्यार्थी के मस्तिष्क को ज्ञान से परिपक्व करने की प्रक्रिया है ना। ब्राह्मण ग्रंथों में इसके साथ उसकी तुलना की गई है कि मतलब उसको प्रतीक माना गया है कि किस प्रकार से विद्यार्थी के मस्तिष्क को हमें परिपक्व करना है, ठीक है ना। तो पूरी पूरी उसकी प्रक्रिया बताई जाती है कि पहले ऐसे करना, फिर ऐसा करना, फिर बाद में उसको इस प्रकार से करना, फिर ऐसा करना। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान देने के वो प्रकार बताए जाते हैं कि पहले इस प्रकार का ज्ञान देना, फिर इस प्रकार से देना है। अब वो बनता किससे है? आटा और पानी मिला करके बनता है। तो इसी प्रकार से जो ज्ञान है वो भी मतलब शास्त्रीय ज्ञान भी होना चाहिए, साथ में थोड़ा सा ललित कला भी होनी चाहिए। तो जो पानी है वही क्या है उसमें, वो ललित कला है, वो सोम शिक्षा है। कभी प्रसंग में बताएंगे इसको आगे। तो अभ्यूष जो है उसकी किसकी संस्कृत है? ये लिट्टी की संस्कृत। और लिट्टी सब जगह खाई जाती है, कहीं किसी रूप में कहीं किसी रूप में, है ना। राजस्थान में भी खाई जाती है, बिहार में भी खाई जाती है, यूपी में भी खाई जाती है। ये देवताओं का भोजन है ये, है ना। पुरोडाश क्या होती देवताओं के लिए डलती थी। तो अभ्यूष खाद्य का उसी में ही प्रतियोगिता हो गई, है ना, कि कौन कितना अधिक खा सकता है। तो ये भी एक उसका विषय है। इसी प्रकार से आचोष खाद्य का चूस कर खाने की क्रीड़ा है। तो भंजिका खाद्य का उदाहरण तो यही है। इन्हें में क्या हो रहा है? अनुवल प्रत्यय हो रहा है और फिर उसके बाद वो को अक आदेश होगा, टाप होगा और इत्व होगा। सिद्धि की प्रक्रिया वही रहेगी, बस केवल अर्थ और धातुएं बदल रही हैं। तो चूस कर खाने की क्रीड़ा है। अब सबसे अधिक तो आम को ही चूसा जाता है। तो आम रख लिए, कौन कितना अधिक चूस सकता है, यही एक मनोरंजन का हो गया, है ना। हमारी आचार्य जी थी, पहले उधर एक वृक्ष होता था, उसमें छोटे छोटे आम निकलते थे और एक साथ बहुत सारे पकते हुए थे। आंगन में डलवा दिया, चारों ओर हम लोग बैठ जाते थे, कौन कितना अधिक चूस सकता है। तो हम लोग को चूसने का तो अभ्यास था नहीं। जो गांव के बच्चियां थीं उनको चूसने का अच्छा वो था, वो लोग जीत जाती थी। हम लोग 2-4 चूसते थे, वो लोग 10-15 चूस लेती थी। तो ये भी एक प्रकार का गेम है, खेल है। शाल भंजिका, है ना। तो शाल वृक्ष के पुष्पों को तोड़ना। ताल भंजिका, ताल वृक्ष के पुष्पों के तोड़ने की क्रीड़ा विशेष। तो ये सारी इस प्रकार की क्रीड़ाएं हैं और पहले यही सब क्रीड़ा के मनोरंजन के साधन थे, तो उस रूप में ये हो गया। अगला सूत्र है विभाषाख्यान परिप्रश्नयो रीच। विभाषा प्रथमा का एक वचन, आख्यान परिप्रश्नयो हो सप्तमी का द्विवचन, ई प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम। आख्यानंच परिप्रश्नश्च इति आख्यान परिप्रश्नौ तयोः परिप्रश्नयोः। परिप्रश्नंच या परिप्रश्नश्च? परिप्रश्नंच, बहुत बढ़िया। प्रश्नश्च क्यों? यही मैं पूछना चाह रही थी। उसने बोला और सबने मोहर लगाया, शाबाश मनीषा को, है ना। तो प्रश्न नगंत प्रत्यय है ना ये, तो नगंतः, है ना, पुल्लिंग में होगा, ठीक है। तो इसलिए परिप्रश्नश्च। चलिए समास कौन सा हो गया ये? आख्यान परिप्रश्नौ तयोः आख्यान परिप्रश्नयोः, इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। अर्थ करेंगे, अनुवृत्तियां वही हैं। अर्थ करेंगे आख्याने परिप्रश्ने च गम्यमाने धातोः विभाषा ई प्रत्ययः परश्च भवति स्त्रियाम् अकर्तरि च कारके संज्ञायां भावे च। बोलिए क्या अर्थ हुआ? आख्याने परिप्रश्ने च, हाँ, भावे च। कहते हैं परिप्रश्न, आख्यान और परिप्रश्न ये गम्यमान हो तो धातु से विकल्प से ई प्रत्यय होगा स्त्रीलिंग में। बाकी वो शर्तें आपकी यथावत हैं। कर्ता भिन्न कारक हो तो संज्ञा में अथवा भाव में होगा। तो पहले परिप्रश्न होगा, उसके बाद फिर आख्या होती है। आख्या मतलब उत्तर देना और परिप्रश्न मतलब प्रश्न करना। तो पहले प्रश्न पूछा जाएगा और फिर उसके बाद उत्तर मिलेगा। पर यहाँ पर आख्यान को पहले लिखा, परिप्रश्न को बाद में लिखा, क्यों?
आख्यान पहले दिया फिर परिप्रश्न दिया, ऐसा क्यों? हाँ, समास तो हुआ, तो परिप्रश्न आख्यान भी तो दे सकते थे। नहीं, पहले परिप्रश्न, पहले प्रश्न करोगे तब ना उत्तर दो, उत्तर मिलेगा। अल्पाचतरम, इसीलिए कहते हैं कि अष्टाध्यायी दोहराइए। अष्टाध्यायी दोहराने के साथ साथ आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि ये सूत्र क्या कार्य करता है, ये सूत्र क्या कार्य करता है। उतने से ही आपको अष्टाध्यायी प्रथावृत्ति व्याकरण जो है वो आपको उपस्थित हो जाएगा। अल्पास्तरम द्वंद्व समास में जो अल्प अच वाला है उसका पूर्व में निपात होगा, क्योंकि उपसर्जन तो दोनों ही है, उसमें दोनों ही रहते हैं प्रथमांत से, इसलिए तो आख्यान में कम अच्छे हैं, परिप्रश्न में ज़्यादा अच्छे हैं। तो आख्यान परिप्रश्न और आख्यान गम्यमान हो तो विकल्प से ई प्रत्यय होगा। उदाहरण देखो, काम कारिम अकारशी ही, काम कारिम अकारशी ही, ठीक है। अब इसी प्रकार से उसमें आपका णुच प्रत्यय भी हो सकता है, ठीक है ना। णुच प्रत्यय भी होगा तो क्या बन जाएगा, काम कारिकाम अकारशी ही। क्रिया शच से श प्रत्यय भी हो रहा है तो क्या बनेगा, काम क्रियाम अकारशी ही। क्या प्रत्यय भी हो रहा है तो काम कृत्याम अकारशी ही। कृतिन प्रत्यय भी होगा तो काम कृतिम अकारशी ही। एक धातु से कितने सारे शब्द बन गए और सबका अर्थ एक ही है कि कौन सी क्रिया की, कौन सा कार्य किया तुमने, कौन सा कार्य किया, कौन सी क्रिया की, उसके लिए कितने सारे शब्द बन गए। कौन कौन से, काम कारिम, काम कारिकाम अकारशी ही, काम क्रियाम अकारशी ही, काम कृत्याम अकारशी ही, काम कृतिम अकारशी ही। कारिम में ई प्रत्यय, कारिकाम में णुच प्रत्यय, क्रियाम में श प्रत्यय, कृत्याम में क्यप प्रत्यय, कृतिम में क्तिन प्रत्यय। अब उत्तर देंगे तो क्या उत्तर देंगे, सर्वाम कारिम कारिकाम क्रियाम कृतिम कृत्याम वा अकारशम, मैंने सारे कार्य कर लिए। आपसे प्रश्न किया कितने सारे कार्य बताए गए थे, उसमें से तुमने कौन सा कार्य किया। आप क्या उत्तर देंगे, कैसे दे देंगे, सारे किए होंगे तब तो देंगे। तो सर्वाम कारिम कारिकाम क्रियाम कृत्याम कृतिम वा अकारशम, अर्थ सबका एक ही है, मैंने सारे कार्य कर लिए हैं। आप, मैं सुबह बताती ना आप लोग, मतलब अगले दिन की योजना बना करके सोइए कि हमें ये कार्य करने हैं, ठीक है। और फिर रात्रि में निरीक्षण करिए, वाह अहम सर्वाम कारिम कारिकाम क्रियाम कृत्याम कृतिम वा अकारशम, मैंने प्रातःकाल जो जो कार्य सोचे थे वो सारे कार्य मैंने पूर्ण कर लिए, है ना। तो अपनी डायरी में रात्रि में जब लिखिए तो उसमें आपको लिखना चाहिए कि अद्य प्रातः याम याम कारिम कारिकाम क्रियाम कृत्याम कृतिम वा, है ना, सोचा था। इसकी क्या संस्कृत बताओगे, अचिंतयम, है ना। ताम सर्वाम कारिम क्रियाम कारिकाम कृत्याम कृतिम वा अकारशम। एक लाइन में आपकी पूरी दिन की दिनचर्या आपकी लिखी जा सकती है, ठीक है ना। अब देखिएगा कि कितने दिन की डायरी में आप लोगों का ये पंक्तियाँ, डायरी लिखते हो कि नहीं लिखते हो। उस दिन बोला था मैंने कि आप लोग लिखा करो, तो शुरू किया लिखना, किस किस ने किया। ठीक, जो जो अपनी उन्नति चाहेगा वो अवश्य डायरी लिखेगा, ठीक है ना। और जब डायरी लिखोगे अगले दिन उसमें देखोगे कि आपकी कितनी प्रतिदिन उन्नति उसमें हो रही है। अस्तु, इसी प्रकार से एक शब्द है आपका, जैसे, है ना, काम गणिम गणिकाम गणनाम व अजीगण, तुमने कौन सी गिनती गिनी, तो उसमें फिर उत्तर मिल गया आपको, सर्वाम गणिम गणिकाम गणनाम व अजीगणम, मैंने सारे गणनाएं गिन ली, है ना। काम पाठिम काम पाठिकाम काम पठितिम, है ना, कि तुमने कौन सा पाठ पढ़ा, है ना। काम पाठिम काम पाठिकाम काम पठितिम अपाठी ही, आप उत्तर देंगे अहम सर्वाम पाठिम पाठिकाम पठितिम वा अपाठिशम या अपठिशम। तो किसी भी धातु से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, है ना, किंतु बस जब परिप्रश्न और आख्यान होगा कि किसने प्रश्न किया कि तुमने कौन कौन सा कर लिया
कौन कौन सा पाठ पढ़ लिया, कौन कौन से यज्ञ कर लिए, कौन कौन सी चीज़ें गिन ली। फिर आप जब उत्तर देंगे तो प्रश्न में भी होगा और आख्यान में भी होगा। अब जरूरी नहीं कि हर बार आप सारे शब्द बोलिए, प्रत्यय तो केवल ई विधान किया गया है इसमें, किंतु अन्य प्रत्यय भी इसमें हो सकते हैं, इसलिए उनका भी प्रयोग दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो जो ई प्रत्यय है वो केवल परिप्रश्न और आख्यान में रहेगा, शेष जो प्रत्यय है वो तो अन्यत्र भी हो सकते हैं। पर क्योंकि विभाषा कह दिया ना कि विकल्प से, तो विकल्प से होने पर सारे भी हो जाएंगे, किंतु ई प्रत्यय जो है वो केवल परिप्रश्न और आख्यान में ही होगा। अन्य प्रत्यय जो है वो अन्य अर्थों में भी हो सकते हैं। ठीक है। अब जैसे गण धातु है तो वो किस में है, चुरादी गण में है, तो उसमें निच प्रत्यय होगा। तो गण आगे निच, फिर वृद्धि होनी चाहिए, पर वृद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि गण धातु जो है वो अदंत धातु है। बताया था ना उसमें अथा दंता, कि कुछ धातुएं अदंत होती हैं। अदंत जो धातुएं होंगी उनके आकार का क्या होता है, अतोलोपः से लोप होता है। फिर जब वृद्धि करने चलते हो तो आकार लोप स्थानीयवत हो जाता है, अच परस्मिन से, इसलिए वृद्धि नहीं हो पाती है। तो गणिकाम गणिम इत्यादि ऐसा ही रह जाएगा, किंतु याजिकाम इत्यादि में वृद्धि हो रही है। तो सिद्धि में तो कोई ऐसी विशेष परेशानी नहीं है, किंतु प्रयोग सारे आपके दे दिए। तो कारिम बन जाएगा, क्री आगे ई, वृद्धि कर लीजिए, कार ई कारिम, पठ ई, ये होने से वृद्धि कर लीजिए, पाठिम, यज इम याजिम। इस प्रकार से ये शब्द सिद्ध होंगे। तो आज इतना ही करें, शेष कल करें।